कानपुर का एक लड़का है जिसने एक सपना देखा कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज का सफर कराएगा। हमारा टारगेट है कस्टमर आए। हमारा रेट ऐसे नहीं है कि कोई टिकट 5,000 की है तो वो टिकट आपको 25,000 की, ये हम नहीं करेंगे। पक्की वाली बात है, लोग याद रखते हैं भाई साहब। हम बोल रहे हैं, आप सोचिए तो इसका मतलब चेयरमैन साहब बोल रहे थे, फिर मानना आप उसको पड़ेगा। याद रखिएगा। ये नाम कहाँ से आया, शंख? तो बस वो एक थॉट आया, नाम रख दिया। और ऐसा नहीं मैंने शंख एयरलाइन रखे, इससे पहले मेरी जो कंपनी उसका भी नाम शंख है। कितना पैसा लगता है ये बताइए। आप मान के चलिए कि एयरक्राफ्ट की वैल्यू आज की डेट में आई थिंक मेरी समझ से अगर इंडियन रुपीस में करते हैं तो 800 करोड़ के आसपास। 800 करोड़ का आता है एक जहाज। नौकरी क्या है, ये व्यक्ति ना एक सीमित दायरे में रहता है, वो कभी फैसले नहीं ले सकता। ये आप याद रखिए। आप चाहे जितना अच्छा सीईओ ले आइए फॉरेन से पढ़ा के, फैसले नहीं ले पाए। क्या चाहते हैं आप? बहुत लोग इस्तीफे दे देंगे सुन के। ट्विटर पे लोगों को गुस्सा निकलता है, कुंभ है, कोई त्यौहार है, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ है, डिमांड ज़्यादा है, सटाक से। हमारी एयरलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो निश्चिंत रहिए। किसी ने आपको बोला नहीं कि आप थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्टर जैसे लगते हैं? बहुत लोगों ने बोला, हमारा स्टाफ ही बोलता है हमको। बहुत सोच रहे हैं अगर नहीं होगा एयरलाइन सक्सेस तो फिर इसी में साउथ में मूवी में है और रोल प्ले करेगा हीरो का। डोमेस्टिक शुरू करने वाले हैं फ्लाइट्स, आगे का प्लान क्या है? आगे का कोई सिंपल सा प्लान है हमारा। अभी डोमेस्टिक हम लोग चालू करेंगे, पूरे देश भर में हम लोग फ्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 2026 या 27 के आसपास एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाने के बाद इंटरनेशनल का प्लान है कि हम लोग इंटरनेशनल 26 से 27 में फ्लाई करने का इरादा है। कानपुर वालों में कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा क्या? अब फिर ऐसे तो कानपुर वाले भी कहेंगे, फिर बनारस वाले भी कहेंगे, फिर तो प्रयागराज वाले भी कहेंगे, सभी कहेंगे। ये बातचीत दो सपनों के बारे में है। एक सपना जो हमारे जैसे आपके जैसे छोटे शहरों के छोटे गांव के लोग देखते हैं कि कभी जहाज में बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे, माता पिता को घुमाएंगे। और दूसरा सपना एक व्यक्ति का है। कानपुर का एक लड़का है जिसने एक सपना देखा कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज़ का सफ़र कराएगा। तो वो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। शंख एयरलाइंस वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो सबसे खास बात इस इंटरव्यू की है कि श्रवण जी कानपुर के रहने वाले हैं और मैं भी कानपुर का रहने वाला हूं। तो दो कानपुर वाले आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सपने के बारे में। अभी मैंने हाल में एक फिल्म में देखी, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव करके। उसमें एक व्यक्ति कैरेक्टर है, वो बाद में सुपरमैन बनता है उस मूवी में, और वो अक्सर जो है जहाज़ की तरफ निहारता है बड़ी शिद्दत से कि एक दिन जहाज़ में बैठना है। पर पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी, वो जहाज़ में नहीं बैठ पाता है। पर आपने ये सपना देखा है कि ऐसे सभी लोगों को जहाज़ में बैठाना है। कभी आप भी ये सपना देखते थे, आप मुझे बता रहे थे। तो इस सपने के बारे में बात करेंगे। पहले श्रवण कुमार विश्वकर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या कहानी है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कानपुर में कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, माता पिता क्या करते थे, और यहाँ ये जो सपना देखा है सपने तक कैसे पहुँचे? ये ऐसा ना, बहुत ही मध्यम परिवार से आया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मध्यम परिवार से। ऐसा कोई बहुत अच्छी कोई स्टोरी ऐसी नहीं रही कि मैंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, मैं कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहीं पढ़ के आया, ऐसा कुछ नहीं रहा। सिंपल रहा, एकदम नॉर्मल एक मीडियम वर्ग की फैमिली थी। फादर हमारे काम करते थे, माता जी कभी गई नहीं, माता जी घर ही पे रहती थी। नॉर्मली काम हुए और पढ़ाई थोड़ी सिचुएशन मेरी कम रही किसी कारण से, या पढ़ने में आप ये मन नहीं लगा, या आप कह सकते हैं कि दोस्ती यारी ऐसी थी कि जो है ना, छोटे में ही लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दी। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई छुड़वा दी, या समझ लीजिए कि छोड़ भी दी। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद छोटे से ही मन लगने लगा, बिज़नेस की तरफ ज़्यादा मन लगने लगा। तो छोटे से ही ऑटो मोड में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि व्यापार की तरफ से मन जाने लगा, अपने आप मन जाने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। कानपुर में कोई अपना व्यापार था? मतलब किस व्यापार से जुड़े आप? एक्चुअली हम लोग पहले सरिये का व्यापार करते थे, टीएमटी का व्यापार करते करते फिर हम लोग लखनऊ में सेटअप हो गए। किसी कारणवश मेरे फादर एक्चुअली में उस तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद लखनऊ शिफ्ट हुए, वही व्यापार कंटिन्यू करते चले गए। एक समय के बाद चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर एक समय के बाद लगा कुछ बता रहे हैं, फिर देखिए आदमी देखेगा क्या इतना शॉर्टकट नहीं, थोड़ा आराम से बताइए इत्मीनान से। कानपुर में कहाँ रहते थे? आराम से बताने के लिए, देखिए वो एक्चुअली में आराम से बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं मेरी लाइफ में कि बहुत कुछ आराम से बताऊंगा। और बहुत कुछ आराम से बताऊंगा तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी कि आप एक शब्द से दूसरे शब्द में आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे आगे तक, नहीं तो आप वहीं कानपुर में रह जाएंगे, आप लखनऊ नहीं पहुंचेंगे। तो किस्से बहुत है ना हमारे। एक आध किस्सा सुना दीजिए। कानपुर वाले सवाल से बात, अगर किस्से नहीं होते तो जो है यहाँ पर ना होते, तो किस्से हैं तभी यहाँ पर। तो किस्से बहुत सारे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि
वो समय के साथ लोगों को पता चले तो अच्छी लगती हैं, तो एक समय वेट करिए, उसके बाद पता चलेगा तो अच्छा कानपुर के लगेगा। टेम्पो में बैठे हैं, बहुत बैठे हैं, खुद चलाया है, गाना सुना है? बहुत सुना कानपुर है। का टेम्पो गाना मशहूर बहुत होता सुना है, खुद चलाए भी है टेम्पो। और खुद बताइए, चलाया टेम्पो आपने? बहुत ऐसे हमारे मित्र यार थे जिनकी खुद की टेम्पो थी, तो छोटे में शौकीन थे टेम्पो चला, मतलब नहीं चला पाते थे, तो शुरुआत में टेम्पो रहती थी तो चलाने का बड़ा शौक था, तो उनसे बोला तुम भाई हट जाओ, हमें चलाने को दे दो, तो हमने भी चलाए हैं। और इसमें कौन सी, वो हर व्यक्ति जो छोटा होता है वो कहीं ना कोई तो एक बेस पकड़ता ही ना। कोई ऐसा तो है नहीं है कि हम बिल्कुल एक सडनली ऊपर से आए हैं, तो नीचे से आए हैं, तो नीचे से आया हुआ व्यक्ति हमेशा इसी रहता ही है। साइकिल से चला होता है, टेम्पो से चलता है, बस से भी चले, सबसे चले। ऐसा कोई आप बताइए ट्रैवलिंग साधन जिससे हम न चलें, ट्रेन से भी मैं चला, सबसे चला। जैसे आप वैसे हम, हमारे आप में कोई अंतर थोड़ा है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, जो आपने करा होगा वो मैंने भी करा। आप सोच लीजिए, यही जीवन की स्टोरी है हमारी। तो कानपुर से लखनऊ आना कब हुआ? कानपुर से लखनऊ लगभग हम 2010-12 के आसपास आ गए थे आई थिंक, और फादर की कुछ तबीयत की वजह से। बट फिर उसके बाद सेटअप हमने यहाँ बना लिया, फिर सेट हो गया तो फिर सेट हो गया, तो सेट हो गया, बिजनेस करने लगे, सीमेंट्स के हो गए, TMT होने लगे, फिर माइनिंग, तरह तरह के, फिर ट्रांसपोर्ट में हम लोग चले गए, ट्रक्स काफ़ी हम लोगों के पास यूज नंबर्स में है। माइनिंग से उसके बाद दिमाग में एक फितूर आया, आज से 3-4 साल पहले कुछ करते हैं। छोटे से कुछ करने का जुनून तो था ही था, तो कुछ करते हैं अलग, जो डिफरेंट हो दूसरों से। उसी लाइन में नहीं चलना जिसमें सब चलते हैं, भीड़ से कुछ अलग करें, या तो अलग पहचान बनेगी, करेंगे तब भी बनेगी, नहीं करेंगे तब भी बनेगी, क्योंकि हम जहाँ तक लेके जाएंगे तब भी आप हमें याद करेंगे, ये तो फैक्ट था। तो उसी दिन तो सोच लिया था कुछ अलग करने का, डिफरेंट करने का। तो वो एविएशन आने वाले समय में एक ग्रो इंडस्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पब्लिक अब मूव कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात, आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट्स पे भीड़ देखी होगी। तो ये एक समय के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट का बिजनेस है, और आने वाले समय आदमी की नीड भी है, क्योंकि अब आदमी के पास, नई जनरेशन में किसी के पास समय नहीं है कि वो मतलब आपको आज बॉम्बे जाना, माने लखनऊ से आपको बॉम्बे जाना है, तो आई थिंक मुझे लगता है 24 घंटे के आसपास की ट्रेन है जी। आप 24 घंटे जाना, 24 घंटे आना, प्लस कहीं लेट हो गई या कुछ और चीज़ें हो गई, तो आप इतना लंबा समय आप समझ लीजिए ऑलरेडी जनरेट करके आप वही फ्लाइट से आएंगे 2 घंटे में चले ये आपने ऑब्जर्व किया खुद के ऊपर? खुद के ऊपर आप खुद कर लीजिए। बिल्कुल, मैं इस पे डिटेल में आपसे और बात करूंगा, पर मेरा सवाल जो है वो ये है कि कानपुर का लड़का जो टेम्पो कभी चलाता था, वो अब हवाई जहाज चलवाएगा, ये सपना कैसे आया? मतलब किसी ने आइडिया दिया, खुद आपको क्लिक किया, खुद की ज़रूरत के हिसाब से लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली में क्या हुआ ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें जीवन में घटित होती हैं, वो जब मैंने खुद कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, उससे कोई चीज़ हिट करी, वो हिट करी तो ऐसा लगा कि चीज़ें पता करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि एविएशन एक कहीं ना कहीं एक बड़ी इंडस्ट्री तो है ही है। बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी रिस्की इंडस्ट्री मानी जाती है। नहीं, तमाम लोग risk ये नहीं भी है। मतलब जो परसेप्शन है बिल्कुल उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, रिस्क ये तो आप बताएंगे। नहीं, रिस्क किसी चीज़ में नहीं है। हर चीज़ अगर आप मेरी बात समझिए, हम और आप बैठे भी हैं, बैठे बैठे सडनली 2 सेकंड में आदमी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, रिस्क कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सा थॉट समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। 35 एज ऑन मेरी, मतलब मैं अपना मान चलता हूँ 60-70 से तो ऊपर नहीं जीऊँगा, 30-35 साल बचे हैं, तो अब खोने क्या है? सिर्फ पाने के लिए तो बचा है, 35 साल ही तो बचे हैं। आप उनको क्यों जोड़े जो आप बीत आए हो? अगर आप अपना बैक का समय वापस ला सकते हो तो आप जोड़ो उसको, वो तो बीत गया है ना। 35 ही तो बचे हैं, और उसके साथ उसमें शुगर रख लीजिए, बीपी रख लीजिए, वो तो 4-5 साल, वो तो बाई 1 गेट 1 फ्री वाले कहावत है ना, वो आपके पास रहेगी। तो फिर आप इतना, आपके पास रिस्क कहाँ है? रिस्क कहाँ पर है अभी बताइए? आप किस चीज़ों को डरते हैं कि फलाने क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? डेयरिंग है आप। बस मैं समझिए ना, मैंने कहा ना हमारे पास डर और रिस्क हमारे पास है ही नहीं। डर और रिस्क का कुछ हमारे पास सवाल ही नहीं उठता है। लोगों का काम, तो ये बहादुरी कहाँ से आई? जो कानपुर में आप दोस्तों के साथ खेलते थे, गंगा नहाते थे, गंगा में कूद जाते थे, सिक्के वो ढूंढ तभी लाते से थे, आ आप बता रहे गई, थे। वो तभी से आ गई, वो तभी से आ गई। डर मैंने कभी नहीं सीखा, डर और रिस्क मुझे कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैं एविएशन में स्टार्ट करा तब भी मुझे नहीं लगा। जब मैं NOC के लिए अप्लाई करा तब मेरे 1000 दोस्तों ने कहा कि नहीं मिलेगी, दिक्कत है, ये है, तब भी मैं गया। डराया लोगों ने आपको? उससे क्या होता है?